नमस्कार। एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट, यूपीटेट, रीट जैसे जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट्स हैं उनके एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे देखकर ना कई कैंडिडेट्स थोड़ा घबरा जाते हैं। हम बात कर रहे हैं कथन और कारण यानी असर्शन एंड रीजन वाले सवालों की। बिल्कुल। सोच देखकर तो यही लगता है कि ये टॉपिक सिर्फ मुश्किल नहीं बल्कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग भी हो सकता है अगर इसे सही से समझा जाए। आपने बिल्कुल सही कहा। और इस टॉपिक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये रट्टा मारने वालों के लिए है ही नहीं। अच्छा, ये असल में टेस्ट करता है कि कैंडिडेट का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कि वो दो बातों के बीच का जो कनेक्शन है वो समझ पा रहा है या नहीं। तो आज का हमारा मिशन एकदम साफ है, ये समझना कि ये सवाल आखिर हैं क्या, इनका फॉर्मेट क्या होता है और सबसे जरूरी इन्हें सॉल्व करने की वो क्या स्ट्रैटेजी है जिससे परीक्षा में पूरे नंबर मिल सके। चलो इसे जरा खोलते हैं। बिल्कुल। और यहीं से मतलब एक अच्छे और एक औसत टीचर का फर्क पता चलता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये कथन यानी असर्शन और कारण यानी रीजन, इनका मतलब क्या है? सुनने में तो बड़े भारी शब्द लगते हैं। देखिए, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कथन या असर्शन वो सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक दावा। एक स्टेटमेंट। हाँ, जैसे मैं कहूं आज मौसम अच्छा है, ये एक कथन हो गया। अब जरूरी बात यह है कि ये कथन सही भी हो सकता है और गलत भी। अच्छा, जैसे एक उदाहरण है कि बालक का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है, तो ये एक असर्शन हुआ, एक सीधी सी बात, एक फैक्ट बता दिया गया है। एग्जैक्टली। अब आते हैं कारण यानी रीजन पर। रीजन उस कथन के पीछे की वजह है, उसका क्यों। ये वो तर्क है जो ये बताने की कोशिश करता है कि असर्शन सही क्यों है। ओके, तो उसी उदाहरण को आगे बढ़ाएं तो रीजन दिया है क्योंकि बालक में जन्म से ही शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होने लगते हैं। अब बात एकदम क्लियर हो रही है। हाँ। पहला स्टेटमेंट था कि डेवलपमेंट जन्म से शुरू होता है और दूसरा बता रहा है कि ऐसा क्यों होता है। और यहीं पर इन सवालों का पूरा खेल छिपा है। तो हमें एक कथन यानी असर्शन और एक कारण यानी रीजन मिलेगा, लेकिन एग्जाम में ये हमारे सामने आता कैसे है? ऑप्शंस क्या होते हैं? एग्जाम में इसका फॉर्मेट बहुत स्टैंडर्ड होता है। आपको एक कथन दिया जाएगा जिसे ए लिखा जाता है। ठीक है। और उसके ठीक नीचे एक कारण जिसे आर लिखा जाता है। इसके बाद आपको 4 विकल्प मिलते हैं। हाँ, वो 4 ऑप्शंस ही तो असली पहेली हैं। पहला विकल्प यानी ऑप्शन ए होता है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये बेस्ट केस सिनेरियो है। सब कुछ परफेक्ट है। कथन सही, कारण सही और कारण कथन को परफेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा विकल्प ऑप्शन बी होता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता होगा। बिल्कुल, यही वो ट्रैप है जहां पर कैंडिडेट की कॉन्सेप्चुअल डेप्थ का असली टेस्ट होता है। अच्छा। यहाँ दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही होती हैं, लेकिन उनमें वो डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट वाला रिश्ता नहीं होता। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कथन ए नई दिल्ली भारत की राजधानी है और कारण आर आम एक फल है। या ए भी सही है और आर भी सही है, पर दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन बी का उदाहरण है? ये एक अच्छा शुरुआती उदाहरण है कॉन्सेप्ट समझने के लिए, लेकिन परीक्षा में ये और भी ज्यादा मुश्किल होता है। अच्छा, कैसे? वहां पर दोनों बातें एक ही टॉपिक से जुड़ी होंगी, जैसे दोनों ही पियाजे के सिद्धांत के बारे में होंगी, लेकिन फिर भी एक दूसरे का कारण नहीं होगी। हम आगे इस पर एक असली उदाहरण देखेंगे। यही पर असली चुनौती है। समझ गई। फिर आता है तीसरा विकल्प ऑप्शन सी। ए सही है, आर गलत है। ये तो काफी सीधा साधा लगता है। हाँ, ये तुलनात्मक रूप से आसान है। अगर आपको फैक्ट पता है कि रीजन में लिखी बात ही गलत है, तो आप आसानी से इस विकल्प तक पहुंच सकते हैं। और आखिरी विकल्प ऑप्शन डी है। ए गलत है, आर सही है। ये भी ऑप्शन सी जैसा ही है, बस उल्टा। सही कहा। तो असल लड़ाई, जैसा आपने कहा, ऑप्शन ए और बी के बीच में ही होती है। ओके, तो ये सुनने में तो काफी ट्रिकी लग रहा है, खासकर ऑप्शन ए और बी के बीच का फर्क। एग्जाम के प्रेशर में तो गलती होने की पूरी संभावना है। क्या इसे हल करने का कोई सिस्टम, कोई स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी है जिससे हम सही जवाब तक पहुंच सके? बिल्कुल है, और ये बहुत ही कारगर तरीका है। हमारे पास अम्माना का एक केस स्टडी है। 12 साल की एक लड़की जो ब्लैक बोर्ड पर गणित का सवाल हल करने से डरती है।
उसे टीचर की डांट और क्लास में होने वाली शर्मिंदगी का डर है। ये तो बहुत आम बात लगती है। आम है, लेकिन बहुत गहरी भी। एक स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। जब हम डरते हैं तो हमारा दिमाग एक फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। अच्छा, फाइट या फ्लाइट। हाँ, इस मोड में दिमाग का सारा जोर खुद को बचाने पर होता है, नई जानकारी को समझने या प्रोसेस करने पर नहीं। अमाना का दिमाग गणित नहीं सीख रहा, वो बस डांट से बचने का रास्ता खोज रहा है। मतलब जब तक डर का माहौल है तब तक सीखना मुमकिन ही नहीं है। ज्ञान की इमारत डर की नींव पर बन ही नहीं सकती। ठीक कहा। इसीलिए एक शिक्षक का पहला काम ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित माहौल बनाना है। एक ऐसा माहौल जहां बच्चे सवाल पूछने से, गलतियां करने से डरे नहीं, जहां उन्हें पता हो कि उन्हें जज नहीं किया जाएगा। और ये सुरक्षित माहौल का विचार हमें सीधे तौर पर एक बड़े कॉन्सेप्ट पर ले आता है, जिसकी बात इन स्रोतों में बार बार की गई है, समावेशी कक्षा, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम। हाँ, और समावेशी शिक्षा का जो मूल मंत्र है वो बहुत शक्तिशाली है। सिस्टम बच्चे के लिए बदले, ना कि बच्चा सिस्टम के लिए। एक मिनट, इसे थोड़ा और खोलते हैं। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि 30 अलग अलग बच्चे एक ही तरीके से, एक ही रफ्तार से सीखेंगे। एक अच्छा शिक्षक ये जानता है और इसलिए वो अपने पढ़ाने के तरीकों में लचीलापन लाता है। वो एक ही कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए कहानी, एक्टिविटी, वीडियो, कई अलग अलग रास्ते अपनाता है। लेकिन यहाँ एक आम गलतफहमी भी है जिसका जिक्र आपके नोट्स में है। लोग अक्सर समावेश का मतलब मानकों को गिरा देना समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि सबको साथ लेकर चलने के लिए हमें अपनी उम्मीदें कम करनी पड़ेंगी। और ये एक बहुत ही खतरनाक और गलत धारणा है। समावेश का मतलब मानकों को गिराना नहीं है, बल्कि हर बच्चे को उन मानकों तक पहुंचने के लिए सही सहारा, सही सीढ़ी देना है। स्रोतों में एक बेहतरीन उदाहरण है। अगर कोई बच्चा देख नहीं सकता तो आप उसके लिए सवाल आसान नहीं करते, आप उसे ब्रेल में सवाल देते हैं। बिल्कुल। सहारा बदला, मानक नहीं। ये मानना कि कुछ बच्चे मुख्यधारा में सीख ही नहीं सकते, ये समावेश के विचार की हत्या करने जैसा है और शिक्षा के अधिकार के भी खिलाफ है। तो जब हम एक सुरक्षित और समावेशी क्लासरूम बना लेते हैं तो बड़ा सवाल ये उठता है, अब इस माहौल में सिखाया कैसे जाए? बच्चों का दिमाग आखिर काम कैसे करता है? हमारे स्रोत हमें इस सवाल के जवाब के लिए बाल मनोविज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक जीन पियाजे के पास ले चलते हैं। पियाजे का विचार बहुत क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है। उसका दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं है जिस पे हम कुछ भी लिख दें। बच्चा अपने आसपास की दुनिया के साथ प्रयोग करता है, अपनी थ्योरी बनाता है और लगातार सीखता है। मतलब बच्चा निष्क्रिय होकर सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। बिल्कुल। और पियाजे की सबसे जरूरी बात यह थी कि सीखना तभी कारगर होता है जब वो बच्चे के मौजूदा मानसिक स्तर या कहें कि उसके संज्ञानात्मक विकास के चरण से मेल खाता हो। आप 5 साल के बच्चे को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा नहीं सिखा सकते, क्योंकि उसका दिमाग अभी उसके लिए तैयार नहीं है। पियाजे का नन्हा वैज्ञानिक वाला विचार सुनने में तो बहुत सशक्त लगता है, लेकिन क्या इसमें थोड़ा अकेलापन नहीं झलकता? क्या कोई बच्चा सच में सब कुछ खुद ही खोज सकता है बिना किसी की मदद के? क्या बेहतरीन सवाल है। और यही सवाल हमें दूसरे बड़े विचारक लेव वाइगोट्स्की तक ले जाता है। अगर पियाजे ने बच्चे को एक वैज्ञानिक कहा तो वाइगोट्स्की ने उसे एक सामाजिक प्राणी कहा। उनका मानना था कि सीखना अकेले में होने वाली घटना है ही नहीं, हम अपने शिक्षकों से, अपने दोस्तों से, अपने समाज से बातचीत करके सीखते हैं। ज्ञान का निर्माण सामाजिक रूप से होता है। तो एक तरफ पियाजे कहते हैं कि बच्चा अकेले सीखता है और दूसरी तरफ वाइगोट्स्की कहते हैं कि समाज सिखाता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बातें लगती हैं। एक असली क्लासरूम में इन दोनों के बीच का संतुलन कैसे बनता है? यही तो एक कुशल शिक्षक की कला है। वो जानता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण खुद करेगा, ये पियाजे की बात है, लेकिन इस प्रक्रिया में उसे सहारे की जरूरत पड़ेगी, ये वाइगोट्स्की की बात है। वाइगोट्स्की ने इसी सहारे को एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया, स्कैफोल्डिंग, जिसे हिंदी में आलंबन या पाढ़ भी कहते हैं। आपके नोट्स में इसका एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण था, साइकिल चलाने वाला। हाँ, वो इसे एकदम साफ कर देता है। जब कोई बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा होता है तो हम पीछे से बस हल्का सा सहारा देते हैं, पूरी साइकिल उसकी जगह नहीं चलाते हैं। हम उसे गिरने से बचाते हैं, उसे दिशा देते हैं, लेकिन पैडल तो उसी को मारने होते हैं। शिक्षक का काम भी यही है। वो पूरा सवाल हल करके नहीं देता,
क्योंकि उससे सीखना रुक जाता है। वो बस छोटे छोटे इशारे, संकेत या मदद देता है। और जैसे ही बच्चा संतुलन बनाना सीख जाता है, हम हाथ हटा लेते हैं। बिल्कुल, ये सहारा अस्थायी होता है। इसका मकसद बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना है, निर्भर नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई दिमाग की और सीखने की बात। पर बच्चे सही गलत का फैसला करना कैसे सीखते हैं? मतलब उनके अंदर का मॉरल कंपस कैसे बनता है? यहाँ पर लॉरेंस कोलबर्ग का नाम आता है। कोलबर्ग का काम बहुत ही अनोखा था। वो लोगों के सामने नैतिक दुविधाएं रखते थे, मतलब मॉरल डिलेमास। ऐसी कहानियां जहां कोई आसान सही या गलत जवाब नहीं होता। और फिर वो पूछते थे कि उस स्थिति में किरदार को क्या करना चाहिए, और सबसे जरूरी क्यों। उनका फोकस जवाब पर नहीं, बल्कि जवाब के पीछे के तर्क पर होता था कि कोई व्यक्ति किसी नैतिक फैसले तक पहुंचा कैसे। लेकिन एक चीज जो रिसर्च में साफ नजर आती है वो ये है कि कोलबर्ग का सिद्धांत भी विवादों से परे नहीं है। जी। उनकी सबसे बड़ी आलोचकों में से एक थी कैरल गिलिगन। उन्होंने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया। गिलिगन ने कहा कि कोलबर्ग का सारा शोध सिर्फ लड़कों और पुरुषों पर आधारित था। उन्होंने नैतिकता के एक स्त्रीवादी दृष्टिकोण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, जो न्याय और नियमों से ज्यादा देखभाल यानी केयर और संबंधों यानी रिलेशनशिप्स को महत्व देता है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि पुरुषों और महिलाओं का नैतिक तर्क अलग-अलग होता है? गिलिगन का तर्क यही था कि समाज पुरुषों को न्याय के नजरिए से और महिलाओं को देखभाल के नजरिए से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। उनका कहना था कि एक दृष्टिकोण दूसरे से बेहतर या बदतर नहीं है, बस अलग है। और कोलबर्ग के पैमाने पर देखभाल वाला दृष्टिकोण अक्सर कम विकसित माना जाता था। यह हमें सिखाता है कि हमें इन बड़े सिद्धांतों को भी एक आलोचनात्मक नजर से देखना चाहिए। और शायद यही आलोचनात्मक नजर हमें बुद्धि यानी इंटेलिजेंस के पारंपरिक विचार पर भी डालनी चाहिए। हम सब ने IQ टेस्ट के बारे में सुना है, जो मानकर चलता है कि बुद्धि एक ही चीज है। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर इसे पूरी तरह से चुनौती देते हैं। बिल्कुल। गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, शिक्षा के क्षेत्र में एक गेम चेंजर था। उन्होंने कहा कि बुद्धि कोई एक अकेली चीज नहीं है जिसे नंबरों में मापा जा सके। बुद्धि कई तरह की होती है, भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतक, स्थानिक, शारीरिक और भी कई। कोई गणित में अच्छा हो सकता है तो कोई लोगों को समझने में और कोई डांस में। इसका सबसे बड़ा असर क्या हुआ? इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ कि हर बच्चे को यह महसूस करने का मौका मिला कि वो किसी न किसी रूप में स्मार्ट है। और शिक्षकों के लिए इसका मतलब था कि उन्हें हर तरह की बुद्धि का सम्मान करना होगा और उसे क्लास में विकसित होने का मौका देना होगा। और सबसे जरूरी बात जो गार्डनर ने कही, ये बुद्धियां पत्थर की लकीर नहीं है। सही माहौल और अभ्यास से इन्हें विकसित किया जा सकता है। तो अलग-अलग तरह की बुद्धि का मतलब है सीखने के लिए अलग-अलग तरह की प्रेरणा। हाँ। स्रोतों में दो तरह के सीखने के लक्ष्यों की बात की गई है, महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। ये क्या है? इन दोनों के बीच का अंतर समझना एक शिक्षक के लिए बेहद जरूरी है। जब कोई छात्र महारत लक्ष्य के लिए पढ़ता है तो उसका मकसद विषय को सच में समझना होता है, अपनी कॉम्पिटेंस बढ़ानी होती है, उसे सीखने में मजा आता है। लेकिन जब छात्र प्रदर्शन लक्ष्य के लिए पढ़ता है तो उसका फोकस सीखने पर नहीं बल्कि दूसरों को दिखाने पर होता है, अच्छे ग्रेड लाने पर, क्लास में फर्स्ट आने पर या सजा से बचने पर। तो जाहिर है एक शिक्षक को क्लास में महारत का माहौल बनाना चाहिए। तो हमने एक शिक्षक की सोच के पूरे यूनिवर्स को खंगाल लिया है। लेकिन अब हम वापस उस सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी, परीक्षा के वो मुश्किल कथन और कारण वाले सवाल। इस सारी समझ को हम वहां कैसे लागू करें? यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा और बहुत ही व्यवहारिक हिस्सा शुरू होता है। कथन कारण वाले सवाल इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये रटने की शक्ति नहीं बल्कि आपकी वैचारिक स्पष्टता, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और तार्किक सोच को परखते हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप दो विचारों के बीच का रिश्ता समझ सकते हैं। और हमारे स्रोत इसे हल करने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली हथियार देते हैं, क्योंकि वाली ट्रिक। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। ये जादू नहीं, शुद्ध लॉजिक है। और अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है। इसके सिर्फ 3 चरण हैं। चरण 1, सबसे पहले सिर्फ कथन, असर्शंस को पढ़ें। भूल जाइए कि कारण जैसी कोई चीज दी भी गई है। बस ये फैसला कीजिए कि ये लाइन अपने आप में सही है या गलत। ठीक है, पूरा फोकस सिर्फ पहली लाइन पर। चरण 2, अब कथन को दिमाग से निकाल लीजिए और सिर्फ कारण, रीजन वाली लाइन को पढ़ें।
और फिर से वही फैसला करें कि ये लाइन अपने आप में सही है या गलत। मतलब दोनों को पूरी तरह से अलग-अलग जांचना है, एक दूसरे के असर के बिना। इन पढ़ें, उसके ठीक बाद मन में क्योंकि शब्द लगाएं और फिर कारण वाली लाइन पढ़ें और खुद से ये सवाल पूछें, क्या ये पूरा वाक्य एक तार्किक और सही मतलब बना रहा है? क्या कारण सच में कथन की सही वजह बता रहा है? वाह, ये तो बहुत आसान लगता है। मतलब बस 3 स्टेप्स और सवाल हल। सबसे पहले उन बड़े नामों से शुरुआत करते हैं जिनके बिना ये चर्चा हो ही नहीं सकती। पहला कथन पियाजे के बारे में है। कथन है कि पियाजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, मतलब सोचने समझने का विकास, स्टेज बाय स्टेज होता है। ठीक है। और इसका कारण ये बताया गया है कि बच्चे की जो सोचने की क्षमता है वो उम्र के साथ गुणात्मक रूप से बदलती है। और ये बिल्कुल सही है। यहाँ कारण कथन की एकदम सटीक व्याख्या कर रहा है। गुणात्मक रूप से बदलना, इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा बड़ा होकर सिर्फ ज्यादा चीजें जानने लगता है। इसका मतलब है कि उसके सोचने का, दुनिया को देखने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आपके फोन की मेमोरी सिर्फ 16 GB से 64 GB नहीं हुई, बल्कि उसका पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही एंड्रॉयड से iOS में बदल गया हो। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। एक 5 साल का बच्चा और एक 15 साल का किशोर वो दुनिया को मौलिक रूप से अलग-अलग तरह से देखते हैं। ये मात्रा का नहीं बल्कि गुणवत्ता का बदलाव है। समझ गया। तो ये तो हुई बच्चे के अपने अंतर की दुनिया की बात। लेकिन यहीं पर वाइगॉत्स्की आते हैं, जिनका नजरिया थोड़ा अलग था, है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वाइगॉत्स्की ने कैमरे का फोकस बच्चे के दिमाग से हटाकर उसके सामाजिक माहौल पर कर दिया। हाँ, उनका कथन है कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी लोगों से मेलजोल सीखने का आधार है। और कारण ये कि सीखना पहले सामाजिक स्तर पर होता है और फिर व्यक्तिगत स्तर पर। और यहाँ भी ये दोनों बातें पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। वाइगॉत्स्की का मानना था कि ज्ञान का निर्माण कोई अकेले में करने वाला काम नहीं है। मतलब बच्चा पहले अपने समाज से, अपने परिवार से, दोस्तों से बातचीत करके सीखता है और फिर वो उस सीख को अपने अंदर समाहित करता है, उसे अपना बना लेता है। अच्छा, तो सीखना बाहर से अंदर की तरफ आता है? बिल्कुल। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है जो बाद में व्यक्तिगत बनती है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, कोहलबर्ग और नैतिक विकास पर। यहाँ मुझे लगता है एक छोटा सा पेंच है। बताइए। कथन तो सीधा है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं। हाँ, ये तो सही है। लेकिन कारण कहता है कि नैतिक विकास केवल संज्ञानात्मक परिपक्वता पर निर्भर करता है। ये जो केवल शब्द है, ये मुझे थोड़ा खटक रहा है। आपका खटकना बिल्कुल जायज है। यहीं पर आकर तर्क थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। कैसे? देखिए, कथन तो सही है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं और ये बात भी कुछ हद तक सही है कि सही गलत का फैसला करने के लिए एक दिमागी परिपक्वता तो चाहिए ही। लेकिन वो केवल शब्द बाकी सभी जरूरी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। हमारे नैतिक फैसलों पर, हमारे सामाजिक अनुभवों का, हमारी संस्कृति का, हमारी भावनाओं का, इन सब का बहुत गहरा असर पड़ता है। तो नैतिक का सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये दिल और समाज का भी मामला है। इसलिए यहाँ दोनों वाक्य अपने आप में शायद सही हों, पर कारण कथन की सही वजह नहीं बताता। ये बहुत अहम बात है। चलिए अब कुछ और बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं। पहला तो बहुत सीधा सा है, सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। हाँ। और कारण, क्योंकि व्यक्ति जीवन भर अपने अनुभवों से सीखता रहता है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। सीखना स्कूल या कॉलेज की चारदीवारी में खत्म नहीं होता। हम अपनी जिंदगी के हर दिन, हर अनुभव से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। सही बात है। अब उस पुरानी बहस पर आते हैं, आनुवंशिकता बनाम वातावरण, नेचर वर्सेस नर्चर। कथन है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की भूमिका होती है। ये तो ठीक है। लेकिन कारण दिया गया है कि केवल वातावरण ही बच्चे के पूरे विकास के लिए जिम्मेदार है। और यहीं पर ये पूरी तरह से गलत हो जाता है। हाँ, वो केवल शब्द फिर से आ गया। ये कहना कि विकास में सिर्फ वातावरण का हाथ है, ये तो आनुवंशिकता यानी हमारे जीन्स की भूमिका को पूरी तरह से नकार देना हुआ, जो वैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। तो ये या वो वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये दोनों मिलकर काम करते हैं। आनुवंशिकता हमें एक तरह का ब्लूप्रिंट देती है, पर उस ब्लूप्रिंट से इमारत कैसी बनेगी, ये बहुत हद तक वातावरण पर निर्भर करता है। समझ गया। इसी तरह का एक और सवाल है सीखने की प्रक्रिया पर। अच्छा। कथन है कि सीखना अनुभव और अभ्यास का नतीजा है, और कारण दिया गया है कि सीखना एक जन्मजात व्यवहार होता है।
ये तो सुनने में ही एक दूसरे के उल्टे लग रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं। कथन सीखने की सही परिभाषा दे रहा है। हम अनुभव से, प्रैक्टिस से सीखते हैं। और कारण? कारण पूरी तरह से गलत है। जो व्यवहार जन्मजात होता है उसे सीखना नहीं, उसे वृत्ति या इंस्टिंक्ट कहते हैं। जैसे एक नवजात बच्चे का रोना, वो उसे सीखना नहीं पड़ता। अच्छा। तो यहाँ कथन सही है पर कारण एकदम गलत है। ठीक है, तो हमने दिमागी और नैतिक विकास की बात की, लेकिन बच्चा सिर्फ एक दिमाग तो है नहीं, उसके सामाजिक और भावनात्मक पहलू भी तो हैं। बिल्कुल, और वो बहुत जरूरी हैं। इसी से जुड़ा एक कथन है कि खेल बच्चे के सामाजिक विकास में मदद करता है। हाँ, क्योंकि खेल के जरिए बच्चा सहयोग और प्रतिस्पर्धा सीखता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि सिद्धांत असल जिंदगी में कैसे दिखते हैं। खेल का मैदान बच्चों के लिए एक छोटी सी सामाजिक प्रयोगशाला जैसा है। प्रयोगशाला कैसे? जब बच्चे एक टीम में खेलते हैं तो वो नियम मानना सीखते हैं, अपनी बारी का इंतजार करना सीखते हैं। ये सब सहयोग है। और प्रतिस्पर्धा? और जब वो जीतने के लिए मेहनत करते हैं और कभी-कभी हार को भी स्वीकार करना सीखते हैं, वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है। ये सारे कौशल उन्हें जिंदगी भर काम आते हैं। ये तो बहुत सही बात है। और भावनाओं का क्या? हमारे व्यक्तित्व पर उनका क्या असर होता है? बहुत गहरा असर होता है। एक कथन यही कहता है कि बच्चे का भावनात्मक विकास उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, क्योंकि भावनाएं व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ये एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। हमारी भावनाएं, चाहे वो खुशी हो, गुस्सा हो या डर, वो हमारे कामों के पीछे की ऊर्जा होती हैं। और हमारे काम ही हमारा व्यक्तित्व बनाते हैं। बिल्कुल, हमारा व्यवहार ही धीरे धीरे हमारी आदतें और फिर हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। आजकल जिसे हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी नींव असल में बचपन में ही रखी जाती है। स्थिर होती है? एक बड़ा सवाल। कथन है, बुद्धि स्थिर नहीं होती, और कारण है क्योंकि सही ट्रेनिंग और माहौल से बुद्धि में सुधार किया जा सकता है। यह विचार, इसे आज हम ग्रोथ माइंडसेट के नाम से जानते हैं, और इसने शिक्षा की दुनिया में एक क्रांति ला दी। क्रांति? हाँ, क्योंकि ये उस पुरानी सोच को तोड़ता है कि कोई बच्चा जन्म से ही स्मार्ट या कमजोर होता है। यह कहता है कि हमारा दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जिसे कसरत से मजबूत बनाया जा सकता है। ठीक यही, जिसे सही मेहनत और सही माहौल से विकसित किया जा सकता है। हमारी क्षमताएं एक शुरुआती बिंदु है, कोई अंतिम मंजिल नहीं। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखें, पियाजे का सक्रिय बच्चा, वाइगोत्स्की का सामाजिक माहौल, भावना और बुद्धि का विकास, तो इन सब का कक्षा के अंदर क्या मतलब है? इसका तार्किक नतीजा सिर्फ एक ही हो सकता है, जो हमारे आखिरी बिंदु में दिया गया है। बालक केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। कथन है कि ये प्रभावी मानी जाती है क्योंकि इसमें बच्चे की रुचि, क्षमता और जरूरत को महत्व दिया जाता है। तो ये एक तरह से सभी सिद्धांतों का निचोड़ है? हाँ, अगर हर बच्चा अलग है, अगर वो अपने समाज से सीखता है, अगर उसकी भावनाएं मायने रखती है, तो फिर शिक्षा का केंद्र शिक्षक या पाठ्यक्रम कैसे हो सकता है? केंद्र तो बच्चा ही होना चाहिए। हाँ, शिक्षा को बच्चे के अनुसार ढलना चाहिए, ना कि बच्चे को शिक्षा के अनुसार। बहुत खूब। तो आज की हमारी इस पड़ताल में हमने देखा कि बाल विकास कोई एक सीधी रेखा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पियाजे के आंतरिक विकास और वाइगोत्स्की के सामाजिक प्रभाव के बीच एक खूबसूरत नृत्य की तरह है। इसमें तर्क, भावनाएं, समाज सब एक जटिल ताने बाने की तरह बुने हुए हैं। और अंत में ये सब बालक केंद्रित शिक्षा की महत्वपूर्ण विचार पर आकर टिकता है। और इस एक शक्तिशाली विचार पर कि हर बच्चे में सीखने और बढ़ने की असीम क्षमता होती है, बस जरूरत है उसे सही माहौल और सही नजरिया देने की। बिल्कुल। एग्जाम लेने वाली संस्थाएं अब ये देखना चाहती हैं कि क्या कैंडिडेट सिर्फ जानकारी रखता है या उस जानकारी के पीछे के क्यों को भी समझता है। एक शिक्षक के तौर पर यह जानना ज्यादा जरूरी है कि एक टीचिंग मेथड क्यों काम करता है, बजाय इसके कि बस उसका नाम पता हो। यह आपकी एनालिटिकल स्किल्स का टेस्ट है। ये तो समझ आता है। एक अच्छे शिक्षक को सिर्फ यह नहीं पता होना चाहिए कि क्या पढ़ाना है, बल्कि ये भी पता होना चाहिए कि क्यों पढ़ाना है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपने सही समझा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।